नमस्ते प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं कुछ समय तक वीडियो नहीं बना पाई। तो आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक विषय को लेकर, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो है आपका जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, जन्म नक्षत्र क्या होता है? मतलब आपकी कुंडली में आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जहाँ भी बैठा है, और चंद्रमा जैसे इस कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में बैठा है। ये एक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली है, क्योंकि ये मेष राशि से शुरू हो रही है, या किसी की भी कुंडली हो सकती है जो मेष राशि से शुरू हो रही है। आपकी कुंडली में यहाँ पे एक नंबर की जगह कोई भी नंबर, कोई भी अंक हो सकता है। यहाँ पे लग्न में मेष राशि है, तो हम देख रहे हैं कि दशम भाव में चंद्रमा है। ये मतलब ये कुंडली का ढांचा है। यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा को ही मैंने लिया है, बाकी ग्रहों को मैंने नहीं लिया है। तो चंद्रमा हम देख रहे हैं कि दशम भाव में स्थित है और मकर राशि में। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है, क्योंकि चंद्रमा, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारे जो पूर्व जन्म या पूर्व जन्मों के जितनी भी यात्रा या आत्मा करके आई है, या अभी जो ये जीवन हमें मिला है, इसके पहले जो भी जन्म, जितने भी जीवन थे, चंद्रमा के पास उन सारे मतलब सारी स्मृतियाँ, वो सारे जो पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म के जो सारे इम्प्रेशंस हैं, वो चंद्रमा के पास होती है। इसलिए हम, जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तो चंद्रमा की एक विशेष तरह की स्थिति होती है। क्यों हमें इस तरह का चंद्रमा मिला है हमारी कुंडली में? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म या जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमें ऐसा चंद्रमा मिला है। ये किसी का भी चंद्रमा ऐसे इस तरह स्थित हो सकता है मकर राशि में, और इस तरह से। तो मतलब चंद्रमा की स्थिति जो है वो क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म है उसकी वजह से चंद्रमा एक विशेष नक्षत्र में, एक विशेष राशि में जन्म के समय होता है, और वही जातक का जन्म नक्षत्र होता है जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है। चंद्रमा कभी कभी किसी के जन्म के समय चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा भी होता है। किसी के जन्म के समय पूर्णिमा होता है, तो किसी के जन्म के समय बीच का जो ना पूर्णिमा ना अमावस्या, जो मतलब ऐसा होता है कि जिसे हम कहते हैं ना इंटरमीडिएट फेज़ होता है चंद्रमा का, वो भी होता है। मतलब हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम इस चंद्रमा को लेकर उस समय हम क्यों पैदा होते हैं कि उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनकी कुंडली में चंद्र केतु है। तो चंद्र ग्रहण के वक्त उनका जन्म हुआ था। तो चंद्र केतु की जब युति होती है तो जातक के जीवन में बहुत जातक को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है, तो आगे चलकर जातक ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसा होता है। तो प्रिय दर्शकों, तो वो विशेष चंद्रमा की एक स्थिति लेकर हम पैदा होते हैं। तो मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने चंद्रमा की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है इस कुंडली में। तो मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे, मान लीजिए कि श्रवण नक्षत्र में है। वैसे तो दिख रहा है कि ये मकर राशि में है, और अगर नक्षत्र हम जानना चाहें तो मान लीजिए कि ये श्रवण नक्षत्र में है। अगर श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है तो हम क्या कह सकते हैं जातक के जीवन के बारे में?
बहुत कुछ कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जातक का जन्म नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र के जो देवता है वो है विष्णु भगवान। और श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है, स्वामी ग्रह चंद्रमा खुद है। चंद्रमा खुद श्रवण नक्षत्र के स्वामी ग्रह है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए आपको और थोड़ा मतलब डीपली जाना पड़ेगा, मतलब आपको और देखना पड़ेगा कि नक्षत्र तो श्रवण नक्षत्र है, नक्षत्र के कौन से चरण में चंद्रमा स्थित है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा चरण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र में। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है एक नक्षत्र, तो उसके 4 भाग होते हैं। तो प्रथम भाग है या प्रथम चरण है धर्म चरण, उसके बाद है अर्थ चरण, फिर काम चरण और मोक्ष चरण। प्रथम चरण में अगर कोई नक्षत्र होता है तो वो प्रथम चरण जो है वो अग्नि तत्व का चरण होता है। तो अगर मान लीजिए कि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर है, तो फिर प्रथम चरण के जो स्वामी देवता है वो कौन है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर द्वितीय चरण में अगर चंद्रमा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि द्वितीय चरण के स्वामी कौन है, स्वामी ग्रह कौन है। अगर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में है तो तृतीय चरण के स्वामी देवता कौन है, ये आपको देखना है। और अगर चौथे चरण में है तो चौथे चरण के स्वामी कौन है। तो वो ग्रह भी ज़रूर जातक के जीवन को बहुत जैसे कि गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर प्रथम चरण में कोई भी नक्षत्र होता है, श्रवण ही नहीं, चाहे वो कोई भी नक्षत्र हो, आपको पता है कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र होते हैं। हर एक ग्रह मतलब के पास 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व होता है और 27 नक्षत्र। और एक नक्षत्र जो 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है वो मुहूर्त में काम आता है। वो जैसे कि प्रेडिक्शन में हम इन 27 नक्षत्रों को ही लेते हैं और अभिजीत जो नक्षत्र है वो मुहूर्त के निर्णय में वो लिया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अब कोई भी नक्षत्र अगर प्रथम चरण में है तो इसका मतलब ये है कि प्रथम चरण अग्नि तत्व का होता है। तो जातक अग्नि तत्व क्या दिखाता है, अभिलाषा, आकांक्षा, वो दिखाता है आपके अंदर जो इच्छा है, आपके अंदर जो साहस है, उसे दिखाता है अगर प्रथम चरण में है नक्षत्र। तो आपके मन में ज़रूर कोई ना कोई सपना होगा जिसे आप साकार करना चाहेंगे। आप थोड़ा हट के सोचेंगे दूसरों से अगर प्रथम चरण में, क्योंकि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं किया होगा उस तरह से। तो आपके मन में वो साहस है, पराक्रम है अगर अग्नि तत्व में आपका नक्षत्र है। तो अग्नि तत्व धर्म का भी होता है। तो आप नैतिकता पूर्वक जो भी करेंगे, आप नैतिकता पूर्वक करेंगे, नैतिकता में यकीन रखेंगे। अगर नक्षत्र दूसरे चरण में है, दूसरा चरण जो है वो पृथ्वी तत्व का होता है, पृथ्वी तत्व, इसलिए जातक का मन जो है वो थोड़ा बहुत भौतिकता की ओर ज़रूर जाएगा। जातक ये चाहेगा कि उसके पास पैसा हो, मकान हो, संपत्ति हो, ऐसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो चंद्रमा आज जो मैं जिस चंद्रमा की जो ये प्लेसमेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है और द्वितीय चरण में है। तो द्वितीय चरण में होने की वजह से जातक की जो मनोस्थिति है, जातक की जो मानसिकता है वो वैसी ही होगी। मतलब वो अर्थ, क्योंकि द्वितीय चरण अर्थ चरण होता है और पृथ्वी तत्व का चरण होता है, तो धन संपदा इनकी तरफ झुकाव जातक का ज़रूर होगा। और प्रिय दर्शकों, अगर कोई भी नक्षत्र तृतीय चरण में है तब
तृतीय चरण जो होता है वो जैसे कि काम चरण, लेकिन कामनाओं को दर्शाता है, लेकिन तृतीय चरण के जो तत्व है वो है वायु तत्व। वायु तत्व, इसका मतलब ये है कि जातक के मन में बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं ना, आइडियाज़, जातक गंभीर रूप से किसी विषय के ऊपर चिंतन करेगा और वो अपनी सोच को समाज में जैसे प्रकाश करने की या प्रकट करने की कोशिश करेगा, अपनी सोच को, मतलब वो मेधा को दर्शाता है तृतीय चरण। कोई भी नक्षत्र तृतीय चरण में है तो वो आपकी इंटेलेक्ट को दर्शाता है, मेधा को दर्शाता है, वो सोच को दर्शाता है, क्योंकि वो वायु तत्व का चरण है। तो इंटेलेक्ट को दर्शाएगा, आपके इंटेलिजेंस को दर्शाएगा, आइडियाज़ को दर्शाएगा, आपकी सोच विचारधारा को दर्शाएगा। आपका झुकाव उस तरफ होगा, आपका झुकाव ज्ञान की तरफ होगा। अगर तृतीय चरण में कोई नक्षत्र है तो आपका झुकाव जो होगा वो ज्ञान की तरफ, ज्ञान अर्जन की तरफ। और फिर वो ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है ज्ञान, उसके बाद आप चाहेंगे कि आप किस तरह उसे इम्पार्ट, नॉलेज को इम्पार्ट कर सकें, मतलब उस ज्ञान को आप बांटना भी चाहेंगे लोगों में। आप चाहेंगे कि लोगों को भी जो ज्ञान आप में है वो लोगों तक भी पहुँचे। अगर कोई भी नक्षत्र आपके चौथे चरण में है तो चौथा चरण जो होता है वो मोक्ष चरण और वो जल तत्व का चरण होता है। तो जल तत्व का चरण होता है तो वो भावुकता को दर्शाता है, भावुकता, भावनाओं को दर्शाता है। आप भावनाओं को बहुत महत्व देंगे। कोई भी ग्रह अगर चौथे चरण के नक्षत्र में है, ऐसे नक्षत्र में है जो नक्षत्र चौथे चरण में है, तो भावनाओं को, और आगे चलकर आप आध्यात्मिकता की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि चौथा चरण मोक्ष चरण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए आप अब ये समझते हैं कि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। तो जो मैं इस प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहती थी वो मैं अभी आपसे चर्चा करना, मतलब आपके साथ वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। तो हम क्या कह सकते हैं? पहले हमें देखना होगा कि श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन है। तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा ही है। कोई और ग्रह भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है तो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। तो फिर आपके चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी कौन होंगे? सूर्य देव होंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा खुद हैं। और द्वितीय चरण में है तो द्वितीय चरण के जो स्वामी हैं वो शनि देव है। श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण के स्वामी ग्रह जो है वो है शनि देव। तो हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि इस जातक के लिए, जिसका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में है, इस जातक के लिए चंद्रमा का एक बहुत बड़ा प्रभाव तो रहेगा उसके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा मन है, विचारधारा, सोच है। चंद्रमा ही बैठ गए हैं एक ऐसे नक्षत्र में जिसके स्वामी चंद्रमा खुद हैं। तो चंद्रमा बहुत हद तक जातक के जीवन को, स्वभाव को प्रभावित करेगा। और क्योंकि श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में है और द्वितीय चरण के जो स्वामी है, तो इसका मतलब प्रोफेशन, दशम भाव, कर्म स्थल, या जातक के जीवन में जातक जो भी कर्म, मतलब जिस भी कर्म के साथ जातक जुड़ा है या जिस भी प्रोफेशन के साथ जातक जुड़ा है, तो वो जातक के लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चंद्रमा खुद दशम भाव में बैठे हैं और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा भी हम देख रहे हैं कि दशम भाव में। इसका मतलब जातक के लिए, जातक का जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जातक जीवन में दशम भाव पावर को भी दर्शाता है, क्षमता, अथॉरिटी को भी दर्शाता है। तो जातक अपने जीवन में चाहेगा कि वो जीवन में एक क्षमता लाभ कर सके। अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, किसी भी ऑफिस में काम करता है तो वहाँ वो चाहेगा कि उसे प्रमोशन मिले, उसे पावर मिले, वो क्षमता मिले, वो ये ज़रूर चाहेगा। तो उसके प्रति उसका बहुत झुकाव होगा, क्योंकि दशम भाव में
चंद्रमा, क्षमता का भी भाव होता है दशम भाव। और चंद्रमा के जो नक्षत्र स्वामी है वो चंद्रमा ही है, तो वो भी दशम भाव में है। तो कर्म का बहुत बड़ा, प्रोफेशन का बहुत बड़ा, मतलब जातक का जीवन जो है वो प्रोफेशन के इर्द गिर्द घूमता होगा, प्रोफेशन के का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। और प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं, तो शनि देव का भी बहुत बड़ा प्रभाव जातक पे होगा। वैसे मकर राशि में जब चंद्रमा बैठते हैं तो जातक को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाते हैं, क्योंकि और अनुशासित भी बनाते हैं, क्योंकि शनि देव इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि शनि देव उप नक्षत्र स्वामी है, तो इससे हम क्या कह, चंद्रमा के उप नक्षत्र स्वामी शनि देव है। तो शनि देव को आपको देखना होगा कि शनि देव कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं, किस भाव में शनि देव बैठे हैं, तो ये आपको कुंडली में देखना पड़ेगा। तो इससे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा जातक के जीवन के बारे में। मान लीजिए अगर शनि देव चौथे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब जातक के लिए जातक का जो घर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जातक का जीवन जो है वो, जातक बहुत ज़्यादा अपने घर को महत्व देता है। माता के साथ भी जातक जुड़ा होगा। अगर चंद्रमा पे कोई भी पाप प्रभाव नहीं है तो माता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। जातक अगर शनिदेव चौथे भाव में है और शनिदेव उप नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा के, तो हम ये कह सकते हैं और कि शनिदेव जो है क्योंकि चौथे भाव में है, तो जातक धन संपत्ति की ओर भी जातक अग्रसर होगा। धन संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा जातक में ज़रूर होगी। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि शनि, इसका मतलब दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी, जैसे कि हम कह सकते हैं आंतरिक रूप से अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ा होगा। अपने प्रोफेशन को लेकर वो बहुत इमोशनल होगा, बहुत भावुक होगा अपने प्रोफेशन को लेकर। मतलब प्रोफेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये भी हम कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि शनि और चंद्रमा का प्रभाव जातक के मन में होगा, तो जातक के मन में अपने प्रोफेशन को लेकर चिंता भी हमेशा रहेगी। ये भी कह सकते हैं एक चिंता जातक के मन में बनी रहेगी अपने प्रोफेशन को लेकर। क्या मैं जो प्रोफेशन में हूँ वो प्रोफेशन क्या मेरे लिए सही है, या ये प्रोफेशन जो है क्या मुझे इस प्रोफेशन में स्टेबिलिटी मिल पाएगी, इस प्रोफेशन से क्या मुझे लाभ मिल पाएगा। तो जातक की जो सोच है, जातक जो चिंता जो भी चिंता जातक के मन में है, वो चिंता प्रोफेशन को लेके तो ज़रूर होगी, ये हम कह सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, जातक अपने प्रोफेशन के द्वारा धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि चंद्रमा के जो नक्षत्र स्वामी है वो चंद्रमा ही है, और चंद्रमा धन संपत्ति को भी दर्शाते हैं, क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में नैसर्गिक रूप से चौथे भाव के स्वामी है। तो चंद्रमा आपके संपत्ति को दर्शाते हैं, आपके एसेट्स को, मकान को, आपके घर को दर्शाते हैं। तो आपके पास जो भी संपत्ति है वो हम चौथे भाव से देखते हैं, चंद्रमा से भी देखते हैं। आपके पास जो पैसा है, लिक्विड कैश जिसे कहते हैं, कैश जो होता है वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। तो जातक इन चीज़ों के बारे में चिंता करेगा। जातक भौतिकता की ओर अग्रसर तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए फिर कुंडली में ये भी देखना है कि गुरु की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है। अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो ऐसा भी होगा कि आगे चलकर वो उनकी शुभ स्थिति में बैठे हैं सूर्य और गुरु, तो आगे चलकर जातक जैसे भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक सामंजस्य भी बना पाएगा, लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली देखनी ज़रूरी है। वैसे चंद्रमा से तो हम ये कह पाएंगे कि जातक का स्वभाव ऐसा होगा कि वो धन संपत्ति प्राप्त करना चाहेगा, अपनी प्रोफेशन के बारे में हमेशा चिंता करेगा, और प्रोफेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि जातक बहुत ही क्रिएटिव होगा, क्योंकि चंद्रमा जो दिखाता है जैसे कि जिसे हम कहते हैं ना क्रिएटिविटी को दर्शाता है चंद्रमा।
किसी भी तरह की कलात्मक शक्ति, जातक में कोई ना कोई कलात्मक शक्ति तो ज़रूर होगी अगर श्रवण नक्षत्र में है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है तो जातक में कलात्मक शक्ति होगी। और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि और एक बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है तो आपको देखना है कि यहाँ से 10वां नक्षत्र कौन सा है। तो यहाँ से जो 10वां नक्षत्र है वो चंद्रमा से त्रिकोण में होगा, त्रिकोण में ज़रूर होगा। तो यहाँ पे अगर श्रवण है तो चंद्रमा से 10वां नक्षत्र होगा रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा से त्रिकोण में होगा। तो रोहिणी नक्षत्र द्वितीय भाव में आना चाहिए, चाहे जातक की कुंडली में कोई ग्रह हो या ना हो। द्वितीय भाव में ग्रह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र इस भाव में आना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से त्रिकोण में वो पड़ेगा और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा है। और यहाँ से फिर आपको जाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र यहाँ पे है और यहाँ से फिर त्रिकोण, इसका मतलब चंद्रमा से 10वां नक्षत्र रोहिणी है और चंद्रमा से 19वां नक्षत्र भी बहुत ज़रूरी है, वो भी त्रिकोण है। ये पंचम है चंद्रमा से और ये नवम है। पंचम और नवम त्रिकोण होते हैं प्रिय दर्शकों। तो हम देख पा रहे हैं कि वैसे भी 2, 6 और 10 ये अर्ध त्रिकोण में आते हैं, 2, 6, 10। तो चंद्रमा से 10वां नक्षत्र रोहिणी, चंद्रमा से 19वां नक्षत्र वो है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा है। तो ये 3 नक्षत्र जो है वो जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जातक के जीवन को प्रभावित करेंगे। रोहिणी नक्षत्र द्वितीय भाव में है, चाहे यहाँ पे ग्रह हो या ना हो। द्वितीय भाव वाणी का होता है। द्वितीय भाव जो होता है वो आप संपत्ति का होता है, आपके पैसे का होता है, आपके संचित धन का होता है। द्वितीय भाव संचित धन का होता है। तो जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने अभी भी कहा था। रोहिणी नक्षत्र कलात्मक शक्ति को भी दर्शाते हैं और रोहिणी नक्षत्र भी जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण होगा तो जातक में कोई ना कोई कलात्मक शक्ति, या तो गायन की शक्ति होगी, वो अच्छा गायक हो सकता है, या जातक अच्छा लेखक हो सकता है। कोई ना कोई कलात्मक शक्ति भी जातक में ज़रूर होगी प्रिय दर्शकों। अच्छा वक्ता हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, अच्छा वक्ता हो सकता है जातक, तो कोई ना कोई और कला होगी। और प्रिय दर्शकों, हम देख रहे हैं कि चंद्रमा से 19वां नक्षत्र जो है वो हस्ता नक्षत्र, वो भी त्रिकोण में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये अर्ध त्रिकोण है इस कुंडली में। तो छठे भाव में वो नक्षत्र आना चाहिए। कौन सा नक्षत्र? हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा है और हस्ता नक्षत्र जो है उसके जो हस्ता नक्षत्र जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कन्या राशि में आ रहा है। तो हस्ता नक्षत्र हास्य को भी दर्शाते हैं, हास्य, सेंस ऑफ ह्यूमर उसको दर्शाते हैं। मिमिक्री वो भी हम हस्ता नक्षत्र से देख सकते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा से त्रिकोण में ये नक्षत्र आ रहा है हस्ता नक्षत्र, तो हस्ता नक्षत्र का प्रभाव भी जातक के जीवन में बहुत गहरा होगा, चाहे यहाँ पे ग्रह हो या ना हो। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ग्रह है, मान लीजिए अगर यहाँ पे बुध है, तो बुध उच्च का होकर बैठा है कन्या में, और बुध अगर हस्ता नक्षत्र में है, तब जातक के लिए वो ग्रह, बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हस्ता नक्षत्र वैसे भी महत्वपूर्ण होगा। अगर बुध हस्ता नक्षत्र में है तो जातक ज़रूर मिमिक्री में तो बहुत अच्छा होगा, या जातक का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, लोगों को हंसाने की जो एक कला है, वो जातक में ज़रूर होगी। तो प्रिय दर्शकों, जातक के जन्म नक्षत्र से हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। जन्म नक्षत्र है श्रवण, श्रवण से त्रिकोण में और 2 नक्षत्र आते हैं जिनका स्वामित्व चंद्रमा के पास ही है। तो जन्म नक्षत्र से यहाँ पे आ गया त्रिकोण में, जो पहला नक्षत्र आया वो है रोहिणी, और फिर दूसरा नक्षत्र है हस्ता। ये हस्ता या हस्त नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र श्रवण, रोहिणी और हस्ता, इनके स्वामी चंद्रमा है। और इन दोनों नक्षत्रों का भी बहुत गहरा प्रभाव जातक के जिस व्यक्तित्व पे, जातक के स्वभाव पे, जीवन पे पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, हम ये देख पा रहे हैं कि जातक के जन्म नक्षत्र से
जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और ये हमें देखना चाहिए कि चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो कौन सा नक्षत्र है और वो किस चरण में है, और उस चरण के जो स्वामी ग्रह हैं वो कौन है और किस स्थिति में कुंडली में बैठे हैं। तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जातक के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में पता कर सकते हैं, और जातक के जीवन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं जातक के जन्म नक्षत्र से। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।